भाई कैसे हैं सब सब बढ़िया सबके जीवन में। अब देख, जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, अपना इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। मतलब कि इम्यूनिटी या फिर कह लो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर मास सेल्स हैं। मास सेल्स भी एक तरीके की क्या है, मैक्रोफेज ही हैं। नहीं है क्या? अरे कोई नहीं आएगा, सुनते तो जाओ। उनका हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब वो कब हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे क्या होता है हमें कुछ मतलब डिसीज़ हो जाता है, अस्थमा वगैरह, एलर्जीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है, कैसा है, चलो देखते हैं। सब बढ़िया है ना सबके जीवन में? तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले जो अपन लोग बात करेंगे ना, वो एलर्जीज़ से बात करेंगे। एलर्जीज़ के बाद अपन इसको मतलब कैरेक्टराइज करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा। देख, एलर्जीज़ बेसिकली क्या होता है, हमने एंटीबॉडीज़ पढ़ी हैं, उसमें जो IgE एंटीबॉडी होती थी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हाइपर सेंसिटिविटी। किसके लिए? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती है कौन, IG एंटीबॉडी। अब ये जब हाइपर सेंसिटिव होगी तो जो हमारी मस्ट सेल थी, मस्त सेल, ये एकदम मस्त सेल, अच्छा, तो जो हमारी मस्त सेल होंगी वो रिलीज़ करेंगी एक्स्ट्रा अमाउंट में। नॉर्मल अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स्ट्रा अमाउंट में ये क्या रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, हिस्टामिन। अच्छा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या रिलीज़ करेगी, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन जो होता है, मैं बस ये मतलब मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, फिर इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मास्ट सेल क्या करेगी, हिस्टामिन को सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देगी। अब हिस्टामिन नॉर्मली हमारी बॉडी में निकलता है, परंतु जब ये मात्रा इसकी ज़्यादा हुई, कैसे, हाइपर सेंसिटिविटी से, तो ये क्या, तो ये जो हिस्टामिन निकलेगा ये क्या करा देगा, वैसोडाइलेशन। अच्छा, देखते जाओ, सुनते जाओ पहले। वैसोडाइलेशन मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स थी उनको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। डायलेट मतलब उनको, मतलब उनकी जो ब्रेथ थी, बेसिकली ब्रेथ ही, हाँ, अरे वॉल्यूम था, वॉल्यूम जो था उसको बढ़ा देगा। अब अच्छा ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया तो इससे क्या दिक्कत है। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, सुनना मेरी बात, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो हार्ट क्या करेगा कि मैं पूरे ऑर्गन में मुझे पंप करना है ब्लड, तो वो क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ाता जाएगा। हार्ट बीट बढ़ाएगी, हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ेगी, तो कोई कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है किसी पेशेंट को। चलो ये भी नहीं हुआ, हमने मान लिया कि उसका हार्ट बहुत अच्छा था, कोई हार्ट में दिक्कत नहीं हो सकती थी। तो हमने ये बोला ब्लड प्रेशर लो था। ब्लड प्रेशर लो था मतलब कि जो ब्लड की वॉल्यूम थी हर एक ऑर्गन के पास, वो कम जा रही थी। अब जैसे ही ऑर्गन के पास कम जाएगी तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जिससे क्या हो सकती है, डेथ। जैसे किडनी में नहीं गया तो रीनल फिल्ट्रेशन प्रेशर जो था वो कम हो जाएगा, क्यों, जिससे क्या होगा, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे। तुम तो इतना याद रखो, जिससे क्या हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, ये सब तो हमारे क्या है, एलर्जी में। एलर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है क्या, एलर्जी। क्या होता है इसमें, हाइपर सेंसिटिविटी। किसकी, हाइपर सेंसिटिविटी IG एंटीबॉडी की। अच्छा, सेंसिटिविटी थी लेकिन हाइपर हो जाए, और फिर क्या होगा, जो हमारी मस्त सेल थी, मस्त सेल, वो क्या करेंगी, हिस्टामिन को सेक्रेट करेंगी। अभी हिस्टामिन को जो सेक्रेट कर रही हैं ये ज़्यादा मात्रा में करेंगी। जैसे ही ज़्यादा मात्रा में करा तो क्या होगा, वासोडाइलेशन, जो हमारी ब्लड वेसल थी वो डायलेट हो जाएंगी। जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हुई तो हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हुआ तो अरे यार बहुत सारी चीज़ हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया तो डेथ भी हो सकती है। ये एलर्जीज थी। ये किससे, कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड है, क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड, IG एंटीबॉडी। अच्छा, मास्ट सेल किसको सेक्रेट करती थी, हमारी मस्ट सेल किसको सेक्रेट करेंगी, हिस्टामिन को। ये चीज़ें याद रखना बस। फिर इसके बाद हम मेन उस पर आते हैं, जो NCERT क्या लिखता है। NCERT लिखता है द एग्जाग्रेटेड, NCERT की लाइन है, द एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून टू सर्टेन एंटीजेंस। अच्छा, मतलब कि हमारी ये जो एंटीबॉडी हैं IgE, ये ऐसे ही हाइपर सेंसिटिव नहीं होती, कुछ एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस, कुछ सर्टेन एंटीजेंस, एंटीजन NCERT लिखती है कुछ सर्टेन एंटीजेंस, जिसके अगेंस्ट में ये IG एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। सिंपल, द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, थ्रू सर्टेन एंटीजन, जो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। नहीं, कोई ये मत सोचना कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं, ठीक है, एलर्जी बोलते हैं। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, सबसे पहली बात देख, मास्ट सेल क्या कर रही है, हिस्टामिन सेक्रेट कर रही है, तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं एंटी हिस्टामिन्स। क्या होती हैं, एंटी हिस्टामिन्स। ये क्या करेंगी, जो इन्होंने क्या किया, हिस्टामिन ने क्या किया, वैसोडाइलेशन, ये क्या करा देंगे, एंटी हिस्टामिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अरे नहीं चमका यार, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे। जो हमारी ब्लड वेसल थी उसकी वॉल्यूम बढ़ गई थी, उसको ये कम करा देगी, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। हाँ ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, जैसे कि एड्रीनलिन भी किसी किसी को दिया जाता है।
एड्रेनलिन, ये तो हार्मोन है, हाँ एड्रेनलिन हार्मोन दिया जाता है। जैसे कोई है, उसको मधुमक्खियों ने काट लिया बहुत कस के, पूरी बॉडी में कह लो मधुमक्खी ने काट लिया, तो एकदम से समझ रहे हो हिस्टामिन निकलेगा। वैसे कौन से कितना एक मधुमक्खी काटी कितना फूल जाता है। अब मान लो कि बहुत सारी मधुमक्खी ने एक साथ काट लिया, तो उस पेशेंट्स को एड्रेनलिन दिया जाता है जितनी जल्दी हो सके। एड्रेनलिन देंगे तो क्या करेगी वो, वही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे थोड़ा रिलीफ मिले। एड्रेनलिन हम किसके केस में इस्तेमाल करते हैं, बी वाइट। ओहो, बी वाइट मधुमक्खी ने, अरे मधुमक्खी किसी दे के नहीं चली जाती, तो कितना मतलब स्वेलिंग आ जाती है, वो किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है। और कौन सेक्रेट करती हैं, हमारी मस्त सेल, ठीक है। एड्रेनलिन के बाद हमारा स्टेरॉइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी। बोले तो इन्फ्लामेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अरे ये तो समझ में आता होगा यार, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, नहीं देते क्या। अरे तने अगर लग जाती है, जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, गाड़ी चला रहे थे, आप गिर गए, तो स्वेलिंग आ जाती है ना पैरों में, तो एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कम कर देंगे। अरे यार पढ़ा होगा ऐसे बहुत से, जैसे जो बहुत से होते हैं ना, डेक्सामेथासोन हैं होते हैं, उनको दिया जाता है, वो तैयार रखना। किस किस का हम इस्तेमाल करते हैं एलर्जी केस में, एंटी हिस्टामिन्स, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, ठीक है। ये सब क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी हिस्टामिन है, और मतलब वैसो कंस्ट्रक्शन कराएंगे। इनका मेन मोटिव क्या है, वैसो कंस्ट्रक्शन कराना। ये हमने क्या बता, एलर्जी। अब एलर्जी के हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, मतलब अब इसको हम थोड़ा और अंदर घुसना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल पे भी। अरे सुन तो लो, मैं भी बिल्कुल टोपा हूँ। क्यों टोपा हूँ, मैंने ये तो बताया नहीं ये सर्टेन एंटीजेंस होंगे क्या, नहीं तो आप भी सोचोगे सर्टेन एंटीजेंस क्या है। तो सुनो, ये कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है यार। देखो क्या होता है, जब ह्यूमिड सीज़न आ जाता है और आप निकल गए गाँव घूमने के लिए अपने नानी के घर ह्यूमिड सीज़न में, तो क्या होता है, पेड़ों के नीचे आप बैठे हो, ठीक है। मान लो कोई पॉलन डस्ट पार्टिकल, पॉलन पार्टिकल हुआ। जो पॉलन क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है ना, जो फर्टिलाइजेशन करता है। अरे यार पढ़ा होगा यार, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नहीं पढ़ा तो अपन चलेंगे उसमें भी। सर्टेन सीजन में जैसे क्या हुआ, हमारे पॉलन पार्टिकल्स हुए और डस्ट पार्टिकल हुआ। और क्या हो सकता है भाई साहब, माइट्स क्या होते हैं, कीट पतंगे, छोटे छोटे वो कीड़े नहीं होते, हाँ। और मतलब ये सब क्या होते हैं, सर्टेन एंटीजेंस होते हैं, जो मतलब कौन से रीजन में, ह्यूमिड सीजन। समर के सीज़न में ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिड सीज़न में क्या होगा, पॉलन डस्ट माइट्स अगर गलती से आपके कांटेक्ट में आ गए, मतलब नोज़ के थ्रू बॉडी में चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमें एलर्जी हो जाती है। एलर्जी, अरे भैया किसी किसी को तो परफ्यूम से एलर्जी होती है, परफ्यूम लगा दो तो छींकते रह जाएंगे, अच्छी। तो ये सब क्या है, एलर्जी है। इसमें क्या होता है, हिस्टामिन जो मतलब वो हमारी मस्त सेल थी, वो क्या करेगी, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी और हिस्टामिन का सेक्रीशन बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन। बस बहुत सारी तरीके की एलर्जीज़ होती हैं। अब एग्जांपल्स में हमें सबसे पहला पढ़ना है ब्रोंकियल अस्थमा। सबसे पहला अस्थमा। अच्छा तो देख, ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें ना, हमने जैसे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू पढ़ा था, ये कैसा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था हमारा कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलर्जी होती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जैसे कि अपन धीरे धीरे जैसे अपन बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, देखना बॉडी में जा रहे हैं, ये हमारा क्या, ट्रैकिया से फिर क्या होता है, वो ऐसे प्यार से वो ब्रोंक्यूल्स में टूटती है ना धीरे धीरे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर धीरे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल, ऐसे टूटते जाते हैं। अरे स्लाइड चला देंगे, चिंता ना करो। ब्रोंक्यूल टूटेंगे, फिर ब्रोंक्यूल से क्या होता है, ब्रोंक्यूल, अब ब्रोंक्यूल में पहुंच गए ना, तो मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गए। किसके, रेस्पिरेशन के, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे ही हम पहुँचे, तो वहाँ की एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। अच्छा ठीक है, इसमें होता क्या है ना, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, हमने पढ़ा जो कार्डियक मसल्स है वो कैसी हैं, स्मूथ मसल हैं, हाँ। तो जो हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो अकड़ जाती हैं। स्पाज़म मतलब क्या होता है, अकड़ जाना। मतलब क्या होगा, जैसे ही डस्ट पार्टिकल, पॉलन पार्टिकल या फिर कोई भी माइट आपकी नोज से आपकी बॉडी में गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, तो क्या हुआ, उसने जो हमारी स्मूथ मसल थी वो हाइपर सेंसिटिव हो गई। उसने क्या किया, मास्ट सेल्स आई, मस्त सेल जो आई, मस्त सेल ने क्या किया, हिस्टामिन का सेक्रेशन बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, वेसोडाइलेशन। अभी वेसोडाइलेशन तो हुआ, जो हमारी स्मूथ मसल थी वो अकड़ के ही रह गई। मान लो हमारी स्मूथ मसल थी ऐसी हो गई, स्पाज़म मतलब अकड़ गई, तो अब इससे क्या हुआ, अकड़ गई, स्पाज़म आ गया, इससे क्या हुआ, जो म्यूकस का अमाउंट वो नॉर्मली सेक्रेट करती हैं उससे ज़्यादा सेक्रेट होने लगेगा। हाँ भाई, तो क्या होगा, हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस सेक्रेशन होगा। अब देख, नॉर्मल जो म्यूकस बन रहा था उससे कोई दिक्कत नहीं थी, अब एक्सेस अमाउंट में जब बनने लगेगा क्या, म्यूकस एक्सेस अमाउंट में, और जब ये एक्सेस अमाउंट में म्यूकस निकलेगा, ये क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है किसको, हमारे ब्रोंकाई को। ब्रोंकाई बोले तो
अरे मैं आपको बता रहा हूँ, लंग्स के अंदर क्या थे, ब्रोंक्यूल्स थे। अब ब्रोंक्यूल्स की जो छोटी छोटी सब यूनिट होती हैं जिसमें एल्विलाई लगा रहता है, वहाँ पे ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई को क्या कर देगा, क्लोज। अब जैसे ही इसने ब्रोंकाई को क्लोज किया, सांस फूलना शुरू हो जाएगी, सांस फूलना शुरू हो जाएगी। जैसी सांस फूलेगी वो पंप आता है इसका। आपने देखा होगा दबंग मूवी में उनकी माता जी को था, आपने अगर देखा है मूवी तो उसमें वो पंप का इस्तेमाल करती थी। वो पंप में होता क्या है, वो पंप में एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। अब तो सुनना समझो यार, वो उसमें पंप में क्या होता है, एंड अभी हम पढ़ेंगे जब इसका हम लोग प्रिवेंशन एंड क्योर पढ़ेंगे ना, और सिम्टम्स पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगी ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई भी क्लोज हो सकती है, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो गई तो क्या होगा, एज वेल एज, और कभी कभी क्या हो सकता है, ब्रोंक्यूल जो हमारा था, ब्रोंक्यूल को भी क्या कर सकते हैं, क्लोज। ब्रोंक्यूल भी अगर क्लोज हो गया तो क्या होगा, सांस फूलने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस तो फूलेगी जिस वजह से क्या होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, बेहोश भी हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स। अब धीरे धीरे क्या होगा, बीपी नीचे गिरना भी शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अपने हिस्टामिन ने तो अपना पूरा काम किया, उसने क्या किया, वेसोडाइलेशन कर दिया। अच्छा तो सब लोग, अच्छा अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि हिस्टामिन अगर ये काम कर रहा है तो बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों है, हम बताएंगे बॉडी की इसकी ज़रूरत क्यों है। अभी थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग पढ़ें सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, देख जैसे किसी को अस्थमा है तो अपन कैसे पहचानेंगे, कफिंग होगी, कफिंग, और कफिंग में ही क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, जो एक्सेस म्यूकस बना था। और डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, सांस लेने में दिक्कत, वही सांस फूलेगी। और एक्सपायरेशन के समय जब अपन लोग स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं ना, तो एक्सपायरेशन के समय वीजिंग जैसी आवाज़ आएगी। कैसी वीजिंग, वीजिंग मतलब विसल टाइप की होती है ना, ऐसी। जब वो एक्सपायरेशन करेंगे तो विजल की आवाज़ आएगी। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे क्या आते हैं, मतलब वो ब्रोंकियल अस्थमा कह लो या फिर अस्थमा कह लो। प्रिवेंशन इनके और क्या है, प्रिवेंशन यही है कि फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क वगैरह पहन के जाइए, अभी तो वैसे ही मास्क पहन रहे हैं, ये मतलब प्रिवेंटिव मेजर आप इस्तेमाल करिए। एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, मतलब रिमूविंग इन्फेक्शन। फिर हमने पढ़ा है पम्प्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लो भैया, ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स। अच्छा, ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स, अच्छा, जिसमें क्या होता है, एंटी हिस्टामिन, जिसमें क्या होता है, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन हमने पढ़ा क्या करता है, वेसो डायलेट, और हिस्टामिन क्या करता था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट। अरे यार चमका कि नहीं चमका, ये हमारा क्या था, ब्रोंकियल अस्थमा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है किसका, एलर्जी का, वो देखो। तो एक हे फीवर बहुत सिंपल सी चीज़ है। हे फीवर में क्या होता है, जो हमारी म्यूकस होती है आई में वो तो हल्का हल्का जेली टाइप का पानी होता है ना, हाँ, देखा तो होगा, म्यूकोसा। हाँ, म्यूकोसा जो होती है हमारी आई की, म्यूकोसा ऑफ आइस एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें कौन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहीं से का पता वो क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें कौन सा ट्रैक्ट होता है, अपर या लोअर। अरे वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। इसमें ये क्या हो जाती हैं, बिकम हाइपर सेक्रेटरी नेचर की हो जाती हैं, बिकम हाइपर सेक्रेटरी। अच्छा, वो आत्माराम बेड़े वाला सेक्रेटरी नहीं, हाइपर सेक्रेटरी, मतलब किसका सेक्रेशन बढ़ा देंगी, म्यूकस का। अच्छा नहीं, सबरे वहाँ पहुँच गए, नहीं, हाइपर सेक्रेटरी। ये क्या हो जाएंगी, हाइपर सेक्रेटरी हो जाएंगी रिस्पॉन्स में। किसके रिस्पॉन्स में हुई होंगी, हाँ ऑब्वियसली एलर्जिन। अब एलर्जिन यहाँ पे क्या होगा, एलर्जिन यहाँ पे क्या होगा, वही पोलन ग्रेन। मेनली क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, जिससे क्या होता है, हे फीवर। ये फीवर नहीं है, नहीं तो अच्छा सब लोग दिमाग लगाएंगे फीवर टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, मेनली पोलन ग्रेन, ठीक है। एलर्जिन का काम कौन करता है, मेनली पोलन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी म्यूकोसा होती है आई की और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की, वो क्या हो जाएगी, हाइपर सेक्रेटरी नेचर की हो जाएगी। हाइपर सेक्रेटरी तो क्या सेक्रेट करने लगेगी, ज़्यादा मात्रा में म्यूकस। अरे नहीं चमका, म्यूकस को सेक्रेट करने लगेगी। और किसको, मतलब कौन सा एलर्जन होगा जिस वजह से ये होगी, पोलन। देखिए पोलन ग्रेन्स की वजह से ये होता है हे फीवर। अब हे फीवर के बाद आता है हमारा एनाफ्लाइटिक शॉक। ये इंपॉर्टेंट है और दिमाग इसमें थोड़ा सा लगेगा आपका। तो सुन बेटे भाई, एनाफ्लाइटिक शॉक क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है। कौन, एनाफ्लाइटिक शॉक। क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें देख होल बॉडी की, मतलब पूरी बॉडी की जो मास सेल्स होंगी वो भाई एक्टिवेट हो जाएंगी। अब अभी आपने क्या पढ़ा, ये कौन सा पढ़ा था भाई, अरे यार, हे फीवर और अस्थमा। इसमें क्या होता था, मतलब अस्थमा में क्या होता था, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता था। इसमें अपना हे फीवर में क्या हुआ था, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था वो और म्यूकोसा ऑफ आई, जबकि अस्थमा में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, जित होल बॉडी, इसमें इसलिए तो इसको मोस्ट सीवियर बोल रहे हैं। होल बॉडी की जो मास सेल्स होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। होल बॉडी की मास, जो मस्ट सेल, वही मस्ट सेल, वो क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। इसलिए इसको सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी बोलते हैं। जैसे कि इसमें होगा क्या, देखो, जैसे कोई भी एलर्जन, वही
एलर्जन यहाँ पे कौन कौन से होंगे ये याद रखना। पेनिसिलिन, अरे ये तो पेनिसिलिन दवाई होती वही, हाँ पेनिसिलिन बोलते हैं बेसिकली इसको, पेनिसिलिन बोल देता हूँ, अरे यार पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन। और क्या होते हैं, जैसे कि पार्थेनियम, पार्थेनियम ये खरपतवार होता है पता है, पार्थेनियम, चीनोपोडियम, चीनोपोडियम दवाइयों के नाम नहीं है, खरपतवार हैं, प्लांट्स हैं। और पॉलन्स, इनके क्या हो गए पॉलन्स, इनसे ये क्या होता है एनाफ्लाइटिक शॉक। अच्छा जैसे पहले आपको पता होगा, अभी तो मेरे ख्याल से पेनिसिलिन जो है वो बैन है यूज़ करने के लिए, पेनिसिलिन का डोजेस दिए जाते थे इंजेक्शन के। अच्छा ये किसको दिए जाते थे, जैसे कोई मतलब वो नहीं होता पैरालिसिस के जो पेशेंट होते थे उनको पेनिसिलिन दी जाती थी। मतलब उस समय क्या रहता था कि एकदम से अगर आपको बॉडी को फिर से काम कराना है तो वो दिया जाता था, उससे क्या हो जाता था एनाफ्लाइटिक शॉक, तो डेथ भी हो जाती थी। क्या होता था होल बॉडी में, क्या होता था जो होल बॉडी की जो मास सेल्स हैं, होल बॉडी की जो हमारी मस्त सेल थी वो क्या हो जाएंगी हाइपर सेक्रेटरी नेचर की, मतलब कि वही किसको बढ़ाएंगी, सबसे पहले क्या करेंगी वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन मतलब कि जो ब्लड वेसल थी उसको डायलेट कर देगी, जिससे क्या होगा जो ब्लड है वो लीक होने लगेगा। ब्लड क्या होगा, सबसे पहले तो आपको पता है हमने क्या बताया था कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, ब्लड प्रेशर जैसे जैसे कम हुआ तो जो ब्लड होगा वो लीक होने लगेगा हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। कौन से फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ये जो ब्लड है हमारा क्या होने लगेगा लीक होने लगेगा, जिससे क्या होगा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, वही जो शुरुआत में मैंने बताई थी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मतलब किसी ऑर्गन के पास ब्लड नहीं जाएगा। अब एक ऑर्गन के पास नहीं गया, मतलब मान लो 3 ऑर्गन के पास नहीं गया और वो मतलब एक वाइटल रोल प्ले करते थे, जैसे लिवर किडनी के पास ब्लड नहीं गया जिस मात्रा में पहले जा रहा था, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, जिससे क्या हो सकती है डेथ। इसीलिए हमने इसको क्या बोला मोस्ट सीवियर, सबसे घातक कौन सी है एनाफ्लाइटिक शॉक, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। होल बॉडी की मास सेल्स क्या हो जाएंगी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये शॉर्ट एंड सिंपल लेक्चर था हमारा इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर पे। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसको लपक लेना अच्छे से क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे दो क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं कि भैया पॉलन इसमें जो एलर्जन है वो किसकी तरह काम करता था, सबसे ज़्यादा सीवियर कौन है। बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो बताना।